चलिए देखिएगा, कल एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ रहे थे, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, न्यूटन्स यस सर। ग्रेविटेशनल लॉ में कि जब भी दो बॉडीज को कुछ डिस्टेंस पर हम रखते हैं, ठीक है, तो उनके बीच एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, और वो जो फोर्स होता है उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है, और उनकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के। ठीक है, ये बात हम आपको बता चुके थे। देखिए, ये ऐसे लिया था, एक बॉडी ये लिया था, एक बॉडी ये लिया था, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा, इसका यस मास सर m1 ले दिख लिया था, इसका मास m2 ले लिया था, तो मैंने बताया और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r मान लिया। बताया था कि जो f होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो है आएगा स्क्वायर के इनवर्सली आएगा। यहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव कराया था, m1 m2 बाई r स्क्वायर निकला था, और इसको हटाते थे तो कांस्टेंट g आया था, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये g एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये चीजें हम लोग कल करा चुके थे। मैंने कल इसका शायद इसका डेरिवेशन भी करवा दिया था, और क्या कहते हैं इसके डिफिनेशन भी लिखवा दी थी। ठीक है, इसकी डिफिनेशन भी लिखवा दी थी। आज अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, तो इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो कैसे होते क्वेश्चन, ये समझिएगा, तो हम इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, दिखा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन है हमारा इसी बेस पर, ये तो मैं पढ़ा चुका था आपको, बस केवल समझाने के लिए दिया है। हाँ, एक चीज और सुन लीजिएगा, कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, चाहे न्यूटन का लीजिएगा, चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का लीजिएगा, जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू ये होती है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये शायद हम कल नहीं लिखाए थे, ये इतनी चीज आप और आप नोट कर लीजिए, उसी में ऐड कर लीजिएगा। जो हमने कल फार्मूला अभी डिराइव कराया, ये फार्मूला डिराइव कराया, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। इसी फार्मूला बेस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल क्या नोट करिएगा, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, क्वेश्चन ये है, लिख दिए साथ साथ में, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ due to earth on a ball of 1 kg mass, ball of 1 kg mass, 1 kg mass lying on the ground, lying on the ground। और यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, ये गिवन है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर, ये दी होगी क्वेश्चन में, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, और चीज दिया होगा, रेडियस दिया होगा, हाँ दिया है रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये वैल्यू दी होगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ठीक, और
एक चीज और दिया होगा, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर अर्थ की का मास, अर्थ की रेडियस और जी की वैल्यू। हाँ, ये क्या होगा? ये वैल्यू आपको दी है। अब क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। देखिए क्या करना है, समझे। देखिए देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास। देखिए जो ये मास है, बॉल का मास, ये चीज, ये 1 kg है। ठीक, एक मास ये भी है, इतना है ये चीज। तो ये देख समझिए इस तरह से, ये समझ अर्थ है और अर्थ से इतनी डिस्टेंस पे कोई बॉल है, इसका जो मास है 1 kg और इसका अर्थ है, ये अर्थ। ठीक है, इसका जो मास है वो क्या है, 6 इंटू 10⁻24। नहीं 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 नहीं, ये हाँ हाँ 24 kg। और इसकी रेडियस कर लीजिएगा, जो रेडियस अर्थ की, ठीक है, वो आपकी कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, इतनी दे रखी है, ये है, समझे। तो मास ऑफ बॉल, ये लिखेंगे मास ऑफ बॉल, m1 ले लीजिएगा, ये क्या है 1 kg। मास ऑफ अर्थ m2 कितना है, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg। और क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ r, इसकी वैल्यू है कितना 6.4 इंटू 10⁻4 किलोमीटर है। और सारी यूनिट होने चाहिए साई में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3। तो ये हमारा आएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब जी क्वेश्चन में दे रखा है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये दे रखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है फोर्स। देखिए कैसे निकालते हैं, समझिएगा। हाँ, कैलकुलेट करना है फोर्स। तो फोर्स ये जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जी की वैल्यू बेटा ये रख लीजिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 और m1 की वैल्यू ये 1 है, ये पुट कर लिया। ठीक है, और m2 यानी मास ऑफ अर्थ यह है 6 इंटू 10⁻24 अपान आर स्क्वायर। आर ये है, ये 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पूरा, तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 9.8 न्यूटन मिलती है। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.8 न्यूटन। चाहे आप देख लीजिए सॉल्व करके, यही वैल्यू मिलती है हमको। तो 1 kg, अब देखिए इससे डिस्कशन क्या निकला कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये चीज, यहाँ पर अगर 1 kg का कोई भी बॉडी रखा है, 1 kg का, ये अर्थ पर 1 kg का अगर कोई बॉडी रखा है
तो उससे फोर्स जो एग्जर्ट होगा, यानी इस पर लगने वाला अर्थ का जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, वो कितना होगा? 9.8 न्यूटन का फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा। समझ रहे ना? 1 kg का अगर बॉडी अर्थ पर रखा हुआ होता है 1 kg का, तो उसमें क्या 9.8 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट होगा। क्लियर बात? नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है आपके सामने, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज चेंजेज? मतलब दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना चेंज आएगा? क्यों चेंज आएगा? क्यों कर क्या रहे हैं चेंज लेने के लिए? क्योंकि हम कर ये रहे हैं क्या, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दिया। उसको, जब उसके बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल कर रहे हैं, समझिएगा, मान लेते, समझिएगा, ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी हो गई, एक बॉडी हो गई, इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस हमारी क्या है? r है। क्या है? r है। इस, अब क्या हुआ इस कंडीशन में, देखिए m1 m2 और डिस्टेंस क्या? r। इस कंडीशन में जो फोर्स होगा ये g m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये हो गया। अब कह रहा है, क्वेश्चन ये बता रहा है कि बॉडीज यही है तो मास सेम होंगे, यही सब होंगे, लेकिन अब की डिस्टेंस क्या हो गई? पहले का ट्रिपल हो गई। ये जो r है वो 3r हो गया। ठीक है, r क्या हो गया? 3r हो गया, यानी ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? m2 हो गया, और r आपका बन गया 3r। अब जब 3r बन गया तो हम इसको मान लेते हैं f डैश मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या, यही रहेगा, m1 वही रहेगा, m2 वही रहेगा, और यहाँ पर आएगा 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? 3r का होल स्क्वायर। अब 3r का होल स्क्वायर आने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ क्या? f बाई एफ डैश, या ऐसे कर लो f डैश बाई f, ठीक है, इज इक्वल टू, एफ डैश की वैल्यू क्या है? g m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर बन जाएगी ये चीज, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये तो कोई हमारा यही रहेगा, g m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर, यही रहेगा। ये हमारा देखिए पलट देंगे, r स्क्वायर अपॉन g m1 m2, g से g कैंसिल कर लीजिएगा, m1 से m1, m2 से m2, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर लिया, f डैश बाई f, दैट इज f डैश बाई f इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/9। तो f डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? हैंड टू कर लेंगे, ठीक है, एफ अपान 9 हो गया। मतलब क्या, वो डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस के इंक्रीज होने से फोर्स क्या आएगा? डिक्रीज होगा, और कितने टाइम? 1/9 टाइम। ठीक है, पहले से कम हो गया ना, अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स हमारा क्या कम हो गया, डिवाइड में आ रहा ना इस चीज, तो क्या होगा? सो फोर्स इज डिक्रीजेस 1/9 टाइम्स। ये हो गया आंसर। समझ आई? नोट करिए, ठीक, तो सुनिए, इफ डिस्टेंस डबल, अगर डबल हो गई डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 स्क्वायर, एफ बाई 4 हो गया, है ना? क्या हो गया? एफ बाई 4। ठीक, ये कंडीशंस हैं, जो भी कंडीशन हो, इफ बिकम हाफ, अगर हाफ हो गई तो क्या होगा? एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन 1/2 का स्क्वायर, तो क्या आया? एफ डैश एफ बाई 1/4 पलट जाएगा, तो एफ डैश इक्वल टू 4f, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? यहाँ पर 1/4 टाइम्स, ये क्या 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो जो भी कंडीशंस दें आप उस कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। निकालेंगे ना? चलिए नोट करिए जल्दी।
नोट करिए, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी इसी में है। देखिए फ्री फॉल है क्या चीज, ये कोई बॉडी है ये, और ये बॉडी फ्री फॉल हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी ग्रेविटी से, ग्रेविटी ऑफ अर्थ से, ठीक। इस पर नो अदर फोर्स एग्जर्ट, कोई दूसरा फोर्स एग्जर्ट, नो अदर फोर्स एग्जर्ट, ठीक है, कोई भी दूसरा फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे ना, कोई फोर्स इस पर एग्जर्ट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, इसका जो मोशन होगा वो किधर होगा, अर्थ की सरफेस की तरफ होगा। कहाँ होगा, अर्थ के सरफेस की तरफ होगा। और इस पूरे सिस्टम को ही क्या कहते हैं, फ्री फॉल। ऐसे समझिएगा जैसे ये बॉडी है कोई, ऐसे और इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, तो इस बॉडी का मोशन कहाँ होगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। और ये फिनोमेना जो होता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज द फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब बॉडी मूव कर रही, बॉडी फॉल हो रही है, लेकिन उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। और जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में बॉडी क्या होगी, अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, फ्री फॉल कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, लिखिए इसको, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, व्हेन a body falls freely, when a body falls freely under the influence of gravity, influence of gravity, such that, देखिए, such that no other force, no other force are acting on it, acting on it, then the body moves, then the body moves towards the surface of towards the surface of earth. It is called what, free fall, समझ रहे ना। when a body falls freely under the influence of gravity, यानी ग्रेविटी के थ्रू फॉल हो रही है, और क्या, नो फोर्स, या कोई भी उसको फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, नो अदर फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, देन द बॉडी मूव्स टुवर्ड द, कहाँ आएगी, सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो आएगी। जैसे ये चीज है, ये हम ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे, तो क्या हो रहा है, देखिए कहाँ आ रही है, सरफेस ऑफ अर्थ। ये फिनोमेना जो होता है दैट इज नोन एज द फ्री फॉल, यही है फ्री फॉल। क्लियर बात है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। एक कहिए तो रिलेशन बता दे, कितना टाइम हुआ अभी, अभी टाइम है 10 मिनट का। एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको, नोट हो गया। आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, और ये पूछा बहुत जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ से वो ले गया, मार्कर ले जाके, बिटवीन G and G,
जी एंड जी, ठीक है, ये दो जी हैं जिसमें रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये क्या है, ये देखिएगा, ये स्मॉल जी जो है ये क्या है ना, और जो कैपिटल जी है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये ग्रेविटी है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये देखिएगा। क्या समझिएगा, ये बेटा अर्थ है और अर्थ का सेंटर हो गया, इसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लिया, और अर्थ का जो मास होता है वो इसके सेंटर पर एग्जर्ट होता है, यहाँ मास इसका है। यहाँ पर एक कोई दूसरी बॉडी यहाँ रखी जगह रखी हुई है और इसका मास क्या है, स्मॉल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। तो देखिए एक मास इस जगह है, एक मास इस जगह है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर क्या, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ लग जाएगा। कौन सा, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या एक फोर्स एग्जर्ट होगा। भाई उन्होंने ये तो कहा ना कि जब दो बॉडीज कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच एक फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, लेट आ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम आर प्लेस्ड एट द अर्थ, लेट मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल एम या एम ई कह लीजिएगा, एंड रेडियस ऑफ अर्थ बी आर ई, ये चीज है। देन भैया कौन सा लॉ, बाई न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। एफ इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, जी एम एम, ये कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, है ना, अपान आर स्क्वायर। एक और आपने पढ़ा है बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, बाई न्यूटन सेकंड लॉ। वो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एफ इक्वल टू एम इंटू जी, क्योंकि ग्रेविटी जी है, एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू जी होगा। बेटा फोर्स ये भी और फोर्स ये भी, ये देख रहे हैं इसी क्वेश्चन का इस साइड में एफ लिखा हुआ है, यानी फोर्स लिखा है इसी क्वेश्चन में इस साइड भी फोर्स लिखा हुआ है। तो ये साइड इक्वल, ये साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ई एम अपान आर स्क्वायर। बेटा एम से एम यहां से काट दीजिएगा, तो मिला क्या हमको, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का ये रिलेशन होगा, किसमें, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा था है। समझ आया ना, इसको नोट कर लीजिए।